Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Today we're gonna talk about the most asked question and that is of course क्या हम अपना लैब खोल सकते हैं, क्या हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, हम अपना सेटअप लगा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसको हम इमेजिंग लेबॉर्ट्री या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर कहते हैं। जो टर्म इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो डायग्नोस्टिक सेंटर है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जितना भी प्रोसीजर है हम सारा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तकरीबन 9 पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, प्लस इसकी जो टोटल कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, उसके बारे में भी हम इधर बात करेंगे। और एंड पे मैं आपको एक फ़ैक्ट बताऊंगी, ठीक है, और वो फैक्ट आपको हेल्प आउट करेगा अपना डिसीजन लेने में, ठीक है। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू इट। 9 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग में आपने क्या क्या चीज़ देखनी है। बिल्डिंग में सबसे पहले आपने देखना है नियर बाय एरिया कैसा है, एरिया में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी लेबॉर्ट्रीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पहले नोट डाउन करनी है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि बिल्डिंग के इर्द गिर्द शोर वगैरह की क्या सूरत हाल है। शोर का मसला ये है कि जो एमआरआई आपके पास एमआरआई स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसकी जो इमेजिंग होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी इमेज क्लियर नहीं आ रही या फिर आपकी इमेज में कोई ब्राइटनेस आ गई है, मतलब इमेज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपने देखना है कि शोर वगैरह ना हो, ठीक है, ज़रा लेस नॉइजी एरिया हो। बिल्डिंग में एक और बात आती है जो कि आपको याद रखनी है, बिल्डिंग आप कभी भी बनी बनाई नहीं ले सकते, ठीक है। बिल्डिंग में आपको उसकी रेनोवेशन लाजमी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी जो वजह है वो ये है कि आपने जो लेड की वॉल्स इनकॉर्पोरेट करनी होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर बिल्डिंग का जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना होता है सारा का सारा, वो प्रॉपरली डायग्नोस्टिक सेंटर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लाइक एमआरआई से पहले एक कॉरिडोर होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल जितनी भी आप केयर कर लो, कभी कोई ब्लंडर हो जाता है तो ब्लंडर को ओवरकम करने के लिए, उसके रेशियो को ओवरकम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये चीज़ याद रखो कि उसका कॉरिडोर हो। कॉरिडोर होगा तो क्या होगा कि शुरू में ज़रा कम मैग्नेटिक फोर्स होगी, रूम से पहले ही कॉरिडोर होना चाहिए। तो कॉरिडोर इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मेटल का ऑब्जेक्ट आ भी गया है तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, ना पेशेंट को कोई नुकसान होगा ना आपकी मशीन को। तो फिर पहले ही वो डिटेक्ट हो जाएगा, चीज़ संभल जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट ही एक बंदा रूम में आ जाता है और या फिर उस एरिया में कोई मेटल की चीज़ आ जाती है तो वो आपके लिए थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी। तो आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखना है और उसको रेनोवेट करना पड़ेगा आपको। बनी बनाई बिल्डिंग अगर आप लेते हो तो उसको भी आपको दोबारा से स्टार्ट से बनाना होगा, तो इसीलिए ये चीज़ आपने याद रखनी है। प्लस इसमें फिर आपने सारे रूम्स डिज़ाइन करने हैं, वेटिंग एरिया होगा, ठीक है, प्रॉपर रिसेप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें। जो रेडिएशन वाला एरिया होगा वो थोड़ा सेपरेट होना चाहिए ताकि पेशेंट जो हैं वो रेडिएशन से महफूज रहें। ये वाली सारी चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है, ये सब कुछ करते हुए। अच्छा, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर सप्लाई हो गई, ठीक है, जो एग्जिट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने किस तरह प्लान करनी है, कितने एग्जिट्स रखोगे, एमरजेंसी एग्जिट कितने रखोगे, ठीक है, ये सारा कुछ आपने फाइनलाइज करना है। प्लस आपने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने एयर कंडीशनर्स जो हैं वो जहन में रखने हैं, ठीक है। और क्योंकि आपकी जो सिटी स्कैन का जो रूम होता है उसमें आपको 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्लस आपको एसी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मशीन होती है वरना वो हीटअप हो जाती है और हीटअप होकर उसकी जो एक्स्ट्रा ट्यूब्स होती हैं वो बर्न हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको ये सारी चीज़ से बचाने के लिए, अपनी मशीन की सेफ्टी के लिए आपको हर वक्त एसी ऑन रहता है, चाहे मशीन ऑन है चाहे मशीन ऑफ है, एसी ने चलना है। और आपको मशीन्स के लिए जो आपकी इक्विपमेंट होगी, लाइक एमआरआई, सिटी स्कैन की मशीन, इन सब की मशीन, सब मशीन्स के लिए आपको एक सेपरेट जनरेटर चाहिए होगा। लाइक हर मशीन का अपना अपना जनरेटर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके लिए कोई इशू ना हो, ठीक है। एक जनरेटर तो वो होगा ना जो आपके पूरे हॉस्पिटल को वाटर सप्लाई दे रहा होगा, आपके सारे हॉस्पिटल को इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो मशीन्स हैं उनको अपने लिए अलग से जनरेटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। प्लस एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो कि 24 आवर्स चलना चाहिए हर मशीन के ऊपर उसका, ठीक है। फिर आपके पास आता है फार्मास्यूटिकल्स, इसी के अंदर, इसी पॉइंट में ऑफ कोर्स आपको इंजेक्शन देने होते हैं, कंट्रास्ट पेशेंट को देने होते हैं, ठीक है।
तो अल्ट्रासाउंड की जेल हो गई, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी सारी रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं, इसके लिए आप छोटी सी एक रूम की फार्मेसी भी बना सकते हो। अगर आपने सोर्स करवा के उधर स्टॉक करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये टोटली पॉइंट आपके अपनी प्रेफरेंस पे है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट हमारे पास है स्टाफ आप हायर करोगे। स्टाफ में कौन कौन आएगा? स्टाफ में आपके पास आएगा रेडियोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड होगा, मेडिकल फिजिसिस्ट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा नर्सेज होंगी, कोई 2-4 नर्सेज भी होनी चाहिए, प्लस हेल्पर्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ क्लीनर्स, और इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड, ये सब कुछ। इसके अलावा आपको आईटी स्टाफ भी चाहिए होगा। आईटी स्टाफ हम लोग अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन आईटी स्टाफ की हमें ज़रूरत बहुत पड़ती है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम होता है उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कंसोल सिस्टम बने होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे हम पेशेंट की सारी एंट्रीज़ करते हैं, उनका बायोडाटा प्लस उनकी इमेजिंग डिटेल्स, सारा उनका जितना भी इमेजेस होती हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, हर एक चीज़ कंप्यूटर में सेव्ड होती है। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम्स चाहिए होते हैं जो कि प्रॉपरली डिज़ाइंड होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायकॉम पैक्स, ठीक है, वही मेरा नंबर पॉइंट 4 है। आईटी का स्टाफ आप रखना चाहो तो पूरा स्टाफ रख लो। अगर आप चाहते हो सिर्फ 2 लोग या 1 लोग, मतलब 2 या 1 बंदा हो, वो भी काफ़ी है, ठीक है, लेकिन 2 लोग तो लाजमी होने चाहिए आईटी में भी आपके पास, ठीक है। अगर वो होगा तो वो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा कि जब भी कोई इशू आया आप सीधा उनसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है नंबर 4 पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वो है डायकॉम या फिर पैक्स, ठीक है। ये इन दोनों जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम में से आपने चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा आपको कौन सा सही लगता है अपने इमेजिंग सेंटर के लिए, उसके अकॉर्डिंगली। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए प्रॉपरली मतलब स्पेसिफिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने इनमें से चूज़ करना है, डायकॉम रखना है, पैक्स रखना है, ठीक है। इन्हीं की मेंटेनेंस की मैं बात कर रही थी, जिसके लिए आपको आईटी के बंदे की ज़रूरत होगी। बेसिकली सिस्टम होता है जिसमें पेशेंट का सारा डाटा आता है वो सेव्ड होता है। फॉर एग्जांपल उसका बायोडाटा, उसका जितनी भी इमेजिंग डिटेल्स है, उसके प्रोसीजर्स कितने हुए हैं, कब हुए हैं, किस डेट को, किस टाइम को, क्या सारा कुछ, उसकी ईच एंड एवरी डिटेल्स होगी, वो आपके पास इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगी। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये भी आपको बाय करना होगा और इसके भी चार्जेस होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट क्या है? आपके पास इक्विपमेंट में आपके पास सिटी स्कैन की मशीन हो गई, एमआरआई की मशीन हो गई, एक्सरे हो गई, मेमो हो गई, पेट स्कैन हो गया, ठीक है। इसी तरह और भी डिफरेंट एंजियोग्राफी के लिए फ्लोरोस्कोपी रिक्वायर्ड होगी, ये सारा कुछ, ये सब कुछ इसके अंडर आता है। अब मशीन की जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर आप सिटी स्कैन की मशीन की बात करो तो वो आपको 30 लाख से लेके 3 करोड़ तक की भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपके पास वो वाला पॉइंट आता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन है और मेरे पास 3310 है, ठीक है। अब मैं इनके फीचर्स को अगर कंपेयर करूँ तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ जो है इसी तरह से बिल्कुल इस पे भी इम्प्लीमेंट होती है। 30 लाख वाली मशीन में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा, इमेजिंग कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी, उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे, उसकी इमेज की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी, प्लस ये होगा कि वो थोड़ी स्पेसिफाइड होगी, लाइक आप सिर्फ एब्डोमेन अच्छे से कर सकते हो, या सिर्फ आप चेस्ट का सिटी जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आएगी। अगर की जो अच्छी मशीन होगी उसमें ये वाले फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं होंगे, ये सारे फीचर्स एडेड होंगे, ठीक है। आपके लिए आसानी होगी, प्लस आपकी इमेज की जो क्वालिटी होगी, रेजोल्यूशन होगी, उसकी डिटेल्स होंगी, वो सारी इम्प्रूव्ड होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है। तो वही बात है कि आप जितना उसके फीचर्स बढ़ाते जाओगे, जितनी अच्छी मशीन करते जाओगे, उतना अच्छा उसका प्राइस टैग भी होता जाएगा, ठीक है। और प्लस सेम गोज़ फॉर एमआरआई मशीन, ठीक है। एमआरआई स्कैन की जो मशीन आप लोगे उसमें भी यही बात है कि आपको 30 से 40 लाख से लेके 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, शायद इससे भी अबव मिल भी सकती है, ठीक है। तो वो जितनी अच्छी मशीन होगी उतनी अच्छी उसके रिजल्ट्स होंगे, उतना अच्छा वो सारा का सारा सेटअप होगा, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स। आप बीच की भी ले सकते हो जो इन दोनों के बीच लाई कर रही है, कोई 1 करोड़ की, मतलब थोड़ा सा कुछ मिड बन, थोड़ा बीच का हो गया, ना इधर ज़्यादा जा रहे हो ना इधर, मतलब एक्सट्रीम्स पे नहीं जा रहे हो आप। तो
इट टोटली डिपेंड्स कि अब आपकी प्रेफरेंस क्या है, किस तरह के फीचर्स चाह रहे हो, किस तरह का प्रोटोकॉल पेशेंट के लिए चाह रहे हो, ठीक है। तो उस तरह की मशीन आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर आपकी मशीन कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी, उस पर स्कैन्स भी कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हर बॉडी के हर पार्ट का स्कैन अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको रखने का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जो वो ज़्यादा पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर पाओगे फिर उससे, तो उसकी वजह से आपका आउटपुट भी इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास इसी तरह एक्सरे और मेमो की आ जाती हैं मशीन्स, ठीक है। वो भी आपके पास तकरीबन दोनों चीज़ों को मिला के, प्लस आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि उसका जो रूम्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइंड होते हैं, ठीक है। रूम एक प्रॉपर उसका जहाँ पे पेशेंट का एक्सरे हो रहा होगा, जहाँ एक्सरे पे मशीन वगैरह लगी होगी, पीछे कंसोल अलग चाहिए, और उसके पीछे जहाँ पे सारी डेवलपिंग हो रही है इमेजेस की, वो सारा कुछ एक अलग रूम में चाहिए। तो वो सारा कुछ डिज़ाइन करके तकरीबन 1 करोड़ तक आपका ये भी जाएगा, ठीक है। जिसमें आपके पास एक्सरे और मेमोग्राफी आ जाएगी, फ्लोरो आ गई, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट वेरी करता है, आप जितना बढ़ा लो, जितना कम कर लो, लेकिन जितना कम करोगे आपका आउटपुट भी वहाँ से उतना ही कम होगा, ठीक है। तो आपकी जो मतलब आ रही हो, जो इनकम होगी, वो भी उसी हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 6 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट हमारे पास है फेडरल एजेंसी का अप्रूवल। अब आपने लेना है अप्रूवल, तो उसके लिए जो सारी चीज़ें ऊपर मेंशन की हैं, एग्जिट्स कितने रखने हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स कितने हैं, प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो किए हैं या नहीं, पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही, रेडिएशंस के लिए आपने लाइक लेड का प्रॉपर इंतज़ाम रखा है या नहीं, ये सारे प्रोटोकॉल्स अगर आपने फॉलो किए हैं तो फिर आपको अप्रूवल लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो नंबर 6 पॉइंट था अप्रूवल। उसके बाद आपके पास आता है नंबर 7 पॉइंट। नंबर 7 पॉइंट आपके पास है ऐसी चीज़ जो कि आपके साथ साथ चल रही है, लाइक आपने सारा कुछ कर लिया, अप्रूव भी हो गया, बिल्डिंग बन गई, सारा उसकी रेनोवेशन कर ली, उसकी सारी प्रॉपर तैयार हो गई है, वो उसका आपने अप्रूवल भी ले लिया है, सब कर लिया है। लेकिन एक चीज़ है जो आपके साथ मंथली ईयरली के हिसाब से आपके साथ साथ चलनी है, और वो क्या है, आपके एक तो टैक्सेस, दूसरी चीज़ आपकी होगी मेंटेनेंस, ठीक है। अब टैक्सेस जो हैं वो आपने, अब वो डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कितना वास्ट है, उसमें क्या क्या सहूलत मौजूद है, क्या क्या नहीं है, कितना वास्ट है, कितना नहीं है, इस चीज़ अकॉर्डिंगली ही आपके टैक्सेस जो होंगे वो डिसाइड होंगे, ठीक है। तो आपने टैक्सेस पे करने होंगे, अब वो क्वार्टरली होते हैं, बाई ईयरली होते हैं, या फिर ईयरली होते हैं, अब वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी साथ साथ चलेगी, ठीक है। प्लस मेंटेनेंस आपको अपने इक्विपमेंट की भी चाहिए, ठीक है। आपको मतलब मेंटेनेंस आपको ए से लेकर जेड तक हर चीज़ की चाहिए। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में कहीं पेंट का इशू आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं पे प्लम्बिंग का इशू आ गया, वाटर सप्लाई में कोई चेंज आ गया, कोई मसला आ गया, ये सारा कुछ, ठीक है। इन सब की मेंटेनेंस से लेके सॉफ्टवेयर सिस्टम तक की मेंटेनेंस, प्लस आपकी मशीन्स में कोई इशू आ गया है, ठीक है, उनकी सर्विसेज आप करवाते हो। जितनी अच्छी आप मेंटेनेंस रखोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी मशीन की लाइफ, इक्विपमेंट की लाइफ भी इन्हांस होगी, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, उतना ही ज़्यादा बिग खर्चे से बाद में बचोगे जितना आप छोटा छोटा पहले करते रहोगे। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप अपनी मशीनों की ख़ास तौर पे सर्विसेज, मशीनों की अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे अपनी इक्विपमेंट की सर्विसेज करवाते हो, उसकी सारी मेंटेनेंस, सब कुछ, हर चीज़, प्रोटोकॉल, सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मीटअप करते हो, तो फिर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो फिर आप बाद में बड़े लॉस से बच जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपके साथ साथ चलनी है, हर टाइम चलनी है। मेंटेनेंस की कॉस्ट आप थोड़ी सी डिटरमाइन कर सकते हो, लाइक 50 लाख तक, 60 लाख तक, डिपेंड करती है कि आपके साथ मसले कितने आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मशीन आपकी कितनी पुरानी थी, जितनी पुरानी होगी उतनी मेंटेनेंस पे ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है। और ये नंबर 7 पॉइंट है जो आपके साथ चलना है, टैक्सेस और मेंटेनेंस। ये आपके जो हर साल आप इनकम लोगे उसमें आपके साथ ये वाली डिडक्शंस ज़रूर आएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है नंबर 8 पॉइंट। नंबर 8 पॉइंट आपके पास है वेबसाइट, ठीक है। अब आप 2022 में रह रहे हो, आपको वेबसाइट की तो प्रॉपर ज़रूरत है ही है, ठीक है। वेबसाइट भी आपकी वेरी करती है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 2 लाख से लेके 20 लाख तक की भी वेबसाइट बनवा सकते हो। उसमें भी वही बात है, जितने हैंडल्स और जितनी आप उसमें फ़ीचर्स ऐड करते जाओगे, जितनी ज़्यादा वो यूज़र फ्रेंडली होगी, उतने ज़्यादा उसके चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है।
तो वेबसाइट ऑप्शनल भी हो सकती है अगर कोई बंदा ना बनवाना चाहे, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपने इतना बड़ा बिज़नेस इस्टेब्लिश कर ही लिया है तो फिर उसकी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी 2022 में तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 9th पॉइंट, वो है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग आपकी जो रेंज है, जो उस पर आप जितने लाइक कॉस्ट स्पेंड करोगे वो आपकी वेरी करती है। अब हर कोई मार्केटिंग बहुत हाई लेवल पे नहीं करेगा, कोई बहुत लो लेवल पे नहीं करेगा, हर किसी की अपनी चॉइस है, तो वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि आप कितनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हो, कितनी बड़ी फर्म से करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारा कुछ आपका अपनी प्रेफरेंस है। करवाना चाहो करवाओ, नहीं करवाना चाहो ना करवाओ। अब हमने डिस्कस करना है कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या बनी। ये जो सारे के सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनकी टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तकरीबन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 30, 40 टू 50 करोड़ तक की होगी एक डायग्नोस्टिक सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, अब हमारे 9 पॉइंट्स हो गए हैं पूरे। उसके बाद फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसे करें कि हम सिर्फ एक मोडालिटी रख लें, 2 मोडालिटीज़ रख लें, सिर्फ एक्सरे अल्ट्रासाउंड रख लें, या MRI और एक्सरे रख लें, या इस तरह कुछ कर लें। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो टारगेटेड हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। सिर्फ जिसने MRI करवाना होगा वही आपके पास आएगा। ठीक है, कि सिर्फ एक्सरे वाला बंदा ही आपके पास आएगा, या सिर्फ अल्ट्रासाउंड वाला बंदा आपके पास आएगा। ऑलरेडी आपके चांसेस कम होते हैं, मतलब आपने एक न्यू बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है, कोई बंदा अगर आपको चूज़ करता है तो वो क्यों करे, मतलब वाई यू। तो उसके बाद भी अगर आपके पास मोडालिटीज़ कम हैं तो फिर आपका जो वो चांस है वो और कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आती है आखिरी बात, और वो थी बताऊँगी एक फ़ैक्ट। ठीक है, और वो फैक्ट ये है, वो बेसिकली एक एग्जांपल है जो कि मैं आपको दूंगी और आपने अपने ऊपर रख के उसको सोचना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि आई मेट एन एक्सीडेंट, मेरा एक एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं कहीं जाती हूँ हॉस्पिटल में, जाहिर सी बात है मैंने डॉक्टर को चेकअप कराना है, मैं अपने तौर पे कोई भी इमेजिंग नहीं अपने लिए सोच सकती, मैंने लाजमी डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास गई, हॉस्पिटल में जाऊंगी। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, अच्छा, उन्होंने कहा कि बेटा सबसे पहले ड्रेसिंग वगैरह हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा सबसे पहले बेटा अपने हाथ का आप एक्सरे करवा के आएँ, कोई बोन वगैरह का फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ, तो उसने वो देखने के लिए एक्सरे रिकमेंड किया। अब उस टाइम उस दर्द की हालत में मैंने ये सोचना है कि मैं उस ABC लैब में जाऊं जो मैंने देखा था, उस बंदे को प्रमोट करते हुए देखा था, इस लैब में जाना है, या फिर मैं ये सोचूंगी कि इस डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है, इसी हॉस्पिटल की जो लेबॉर्ट्री है, क्यों ना मैं वहाँ से जाके अपना एक्सरे करवा लूँ। जाहिर सी बात है, जब आप इमरजेंसी केस में होते हो, ठीक है, आप डॉक्टर को दिखाते हो, एक दफ़ा आप हॉस्पिटल चले गए तो आपने फिर उसी हॉस्पिटल की उसी लेबॉर्ट्री में आपने अपना इमेजिंग टेस्ट करवाना है, चाहे जो भी हो। अब वो चाहे मुझे बाद में कहे कि बेटा ये जो एक्सरे था वो ज़्यादा क्लियर नहीं था, या इसने हमें अभी डाउट्स हैं तो हम CT रेकमेंड करते हैं, आपको CT करवाएं। उस टाइम भी मैं ये सोचूंगी कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, या फिर मैं कहूँगी कि जिस हालत में मैं हूँ मैं फ़िलहाल जाके फटाफट यहीं से ही करवा के इसी डॉक्टर को वापस दिखा दूँ, ताकि मुझे भी आसानी हो, मेरा टाइम भी बचे और मुझे ज़्यादा जाना ना पड़े। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके मैं किसी और लेबॉर्ट्री में या किसी और डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना इमेजिंग टेस्ट करवाने की बजाय मैं हमेशा यही सोचूंगी कि मैं इसी हॉस्पिटल की लैब में करवा लूँ, ताकि मेरे रिज़ल्ट्स इमीडिएटली आ जाएं और मैं अपने डॉक्टर को दिखा दूँ और मेरा काम पता चल जाए कि क्या करना है आगे। तो ये वाली चीज़ है जो आप अपने ऊपर रख के सोचो कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो ऑफ़ कोर्स आप हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में उसी लैब से उधर से ही करवाओगे, तो फिर आपके जो रिस्क्स हैं, जो चांसेस हैं, वो किस हद तक कम हैं कि कोई आपकी लेबॉर्ट्री या आपके डायग्नोस्टिक सेंटर को क्यों चूज़ करेगा। वो स्पेसिफ़िकली डॉक्टर से हट के, मतलब डॉक्टर से लिखवा के उसके बाद एक अलग जगह जाके वहाँ से टेस्ट करवाने की बजाय वो क्यों ना उधर से ही करवा लेगा। तो एक ये वाला पॉइंट है। प्लस ये कि यहाँ पे बहुत सारी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लाइक 10 साल पहले से, 15 साल पहले से, 90 साल पहले से, तो तब से तो जो इतनी पुरानी हैं उनके नाम बने हुए, तो उनके बजाय हम नई वाली लैब को क्यों चूज़ करेंगे, क्या होगा उसमें ऐसा।
तो ये चीज़ें हैं जो आपने पहले सोचनी है, इन फैक्ट्स को लाजमी सोचना है, क्योंकि जो भी है, चाहे आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर लो, 50 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, 30 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, अगर आपको अगर आपको आउटपुट ही ना मिले, आपको उतना ज़्यादा अर्निंग ही ना हो आपकी, तो फिर इस सारी की सारी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने लाजमी सोचनी है, उसकी जो सारी कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, जो उसका प्रोसीजर है, प्लस फैक्ट्स को सोचना है कि इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए कि कोई मुझे चूज़ करेगा। अगर ऐसा कुछ है, कोई आपके पास बहुत बड़ा आपका वाइड सर्कल है, आपकी रेंज अच्छी है, आपके बहुत ही कोई लेवल किस्म के कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, और आप इस चीज़ को मानते भी हो कि अगर कोई इतनी इमरजेंसी की हालत में होगा फिर भी आपके पास ही आएगा, तो फिर आप इस तरफ जाओ। वरना जाना है तो जाओ, लेकिन रिस्की होगा, मुश्किल होगी, फिर बेसिकली रिस्क होगा, उसमें चांसेस बहुत कम होंगे, आपका आउटपुट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो अगर आउटपुट ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर इस सारी मेहनत का क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बता दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अब आप लोगों ने करना ये है कि मुझे कमेंट में करके कमेंट में मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और इसके मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इसको मैं एक बात में कवर नहीं कर सकती, इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं इसके जो कि बताने चाहिए, जो कि पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये सारी जो है रिसर्च की थी इसके बारे में, मैं चाहती थी कि मैं यहाँ आके प्रॉपरली शेयर करूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन पूछेगा, वो ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज इससे रिलेटेड होंगे, जो दूसरे लोग आके देखेंगे उनके भी वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।